विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 1 की वीडियो लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक एग्जाम हो, नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बी, आरबीआई का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, तो हमें इकोनॉमिक सर्वे हेल्प करता है उस एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रो बिजनेस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन, ये चैप्टर नंबर 3 की थीम है। तो प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं? प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ वैसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हेल्प करती हैं नए नए बिजनेसेस को मार्केट में आने में, यानी ये बिजनेस को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ होती है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाती है। दूसरा ये बात करता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में। अगर हम डिस्ट्रक्शन वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ख़त्म करना। लेकिन कैसा ख़त्म? वो ख़त्म क्रिएटिव होना चाहिए, यानी कि हमें प्रो क्रोनी एक्टिविटीज़ की जो पहले पॉलिसीज़ हम अपनाते थे उसको हमें ख़त्म करना है, ताकि प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें और साथ ही साथ वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर बात करता है कि इंडिया बनना चाहता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2024 to 25। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, प्रमोट करना प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ को, ताकि नई नई फर्म्स आ सके, उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, मार्केट में कंपटीशन बढ़ सके, वेल्थ जनरेट हो। और दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी है जो प्रो क्रोनी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर सके मार्केट से, ताकि जो किसी खास प्राइवेट इंटरेस्ट को पहले फेवर होता था तो अब वो ना होके मार्केट में कंपटीशन बढ़े, यानी नई नई छोटी छोटी फर्म्स भी मार्केट में आ सके। तो इन सारी चीज़ों के एविडेंस यानी प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ के एविडेंस हमने देखे हैं लिबरलाइजेशन के बाद, यानी 1991 के बाद से हमने ये देखे हैं। इस चैप्टर में हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स को एज ए एग्जाम्पल लिया है, ये शो करने के लिए कि लिबरलाइजेशन के बाद से, प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद से जो हमारे सेंसेक्स हैं उसने अपने माइलस्टोन कितने जल्दी टाइम में कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आया था 1986 के अंदर, और इस सेंसेक्स में क्या होता है कि टॉप 30 कंपनीज को ये रैंक करता है। और जो कंपनीज टॉप 30 कंपनीज जो रैंक होती हैं वो ये बताती हैं कि मार्केट में अभी किस 30 कंपनीज का वर्चस्व है। तो अगर हम इस फिगर से बात करें तो ये जो सेंसेक्स है इसके 3 फेज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 जो कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ के बारे में बात करता है, फेज़ 2 जो कि स्लो डाउन फेज़ है, और फेज़ 3 रिवाइवल फेज़ है। तो जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1986 में शुरू हुआ था तो उसके बाद से 5000 का माइलस्टोन हासिल करने में उसको अक्टूबर 1999 यानी कि ऑलमोस्ट 13 साल लग गए उसको 5000 का माइलस्टोन अचीव करने में। लेकिन अगर हम उसके बाद की बात करें तो 10,000 का माइलस्टोन जैसे उसने फरवरी 2006 में हासिल कर लिया, 15,000 का जुलाई 7 में कर लिया, और 20,000 का दिसंबर 7 में कर लिया, यानी यहाँ तो बिल्कुल ही कम टाइम लगा। तो हम देख सकते हैं कि फेज़ 1 में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब अपना माइलस्टोन अचीव कर रही है तो उसका टाइम पीरियड जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जब 2008 की हम वैश्विक मंदी की बात करते हैं तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि 20,000 से 25,000 का माइलस्टोन अचीव करने में उसको ऑलमोस्ट 7 साल लग गए, यानी वो हमने जो है 2014 में कवर किया। तो ये फेज़ जो सेकंड है वो स्लो डाउन फेज़ है। उसके बाद 2014 के बाद से जो है ये रिवाइवल का फेज़ शो करता है, जो कि ये बताता है कि 30,000 का माइलस्टोन अचीव करने में हमने ये अप्रैल 2017 में अचीव किया, और वहीं 40,000 का माइलस्टोन हमने जो है 2019 में किया, यानी कि 30,000 से 40,000 पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम लगा। यानी अब हम जो है अपने टारगेट्स को जल्दी जल्दी अचीव कर रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि फेज़ 1 जो है वो 1999 से 2007 तक था, फेज़ 2 2007 से 2014 तक था, और फेज़ 3 जो है वो 2014 के बाद का फेज़ है।
अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो फिगर है ये बताती है एवरेज ड्यूरेशन अ सेंसेक्स कंस्टिट्यूएंट रिमेन्स ऑन द इंडेक्स, यानी कि ये बताती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया तो ये बताती है कि उस स्टॉक एक्सचेंज में जब हम 30 कंपनीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कंपनी जो है उस सेंसेक्स में कितने टाइम पीरियड तक जो है एग्जिस्ट करती हैं और कितने टाइम पीरियड के बाद वो सेंसेक्स से बाहर चली जाती हैं, एवरेज ड्यूरेशन। तो अगर हम बात करें 1986 से और 1990 तक और यहाँ 95 तक, अगर हम इन दोनों टाइम पीरियड की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो कि पर्पल से शो हुई है, देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 1990 तक तो ऑलमोस्ट 5 थी और 95 के बाद तो बिल्कुल ही कम हो गई हैं। और अगर हम इनका एवरेज टाइम ड्यूरेशन देखें स्पेंड होने का तो वो ऑलमोस्ट 20 साल था। यानी ये ट्रेंड ये बताता है कि लिबरलाइजेशन से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो वर्चस्व था वो कुछ कंपनियों का था, यानी ऑलमोस्ट 5 फर्म्स ऐसी थी जो कि इंडेक्स में रहती थी और वो 20 सालों तक रहती थी। यानी सिर्फ कुछ ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे जिनका जो है सेंसेक्स पर वर्चस्व होता था। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आता है वैसे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज की संख्या बढ़ती चली जाती है और सेंसेक्स में रहने की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होती चली जाती है। अब हम अगर ये कहें कि कोई भी कंपनी सेंसेक्स से बाहर निकल जाती है तो हमें लगेगा कि ये तो एकदम से उल्टा है, तो ये कैसे सही है? ये इसलिए सही है कि जब हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड की, यानी एक कंपनी सेंसेक्स में कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है, जब वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहती है तो इससे ये पता चलता है कि उसका मार्केट पे जो है कितना ज़्यादा वर्चस्व है, यानी उसने पूरी मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ है। और जब ये टाइम पीरियड कम हो जाता है तो पता चलता है कि नई नई फर्म्स जो है मार्केट में आ रही हैं, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जो है पहले जो ये माना गया कि जब तक लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था तो एक फर्म जब एंटर कर जाती है इंडेक्स में 1986 में तो वो ऑलमोस्ट 60 सालों के लिए वहाँ पर रहती थी। लेकिन रिफॉर्म के बाद की बात करें तो वही टाइम पीरियड घट के 12 साल का हो गया, यानी कि पहले से 1/5 हो गया। अब अगर हम बात करें नए सेक्टर्स की, यानी पहले जब हम सेंसेक्स में बात करते हैं तो पहले जो सेंसेक्स में जो सेक्टर्स थे किनका वर्चस्व था तो वो था हमारे कंज्यूमर्स रिलेटेड, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सर्विसेज से रिलेटेड जो था। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2001 के बाद से जो ये डाटा लिया गया है, लेकिन 2004 तक भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है या शेयर मार्केट में शेयर है। तो उसके बाद से हम देख सकते हैं कि लगातार फाइनेंशियल सेक्टर का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो है सेंसेक्स में वर्चस्व जो है बढ़ता जा रहा है। यानी ये अब जो है टोटल ऑलमोस्ट जो है 50% मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखते हैं। यानी जैसे जैसे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी बढ़ी है वैसे वैसे ना सिर्फ नई फर्म्स आ रही हैं बल्कि जो है सेंसेक्स में नए नए सेक्टर्स का भी एमर्जेंस होता जा रहा है। ऐसे ये फिगर शो करती है कि जब 1985 के बाद से 1995 तक ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सर्विसेज से रिलेटेड है। और जब अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सेक्टर की, यानी यहाँ से ये देख सकते हैं हम, इससे पहले तो इंफॉर्मेशन सेक्टर सेंसेक्स में कहीं था ही नहीं और ऐसा ही हाल फाइनेंशियल सेक्टर का भी था। लेकिन अगर अब हम बात करें तो इसने मार्केट के बहुत सारे ऑलमोस्ट 50% शेयर को कैप्चर करके रखा है। अब अगर हम इसमें बात करें कि जो सेंसेक्स में भी जितने सारे सेक्टर्स आ रहे हैं उन सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा जो कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो अगर हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये बताता है परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर फर्म्स ऑन द सेंसेक्स। यानी अगर 1991 में हम देखें तो ऑलमोस्ट 27% जो फर्म्स थी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड थी और सिर्फ 3% फर्म ऐसी थी जो कि हमारी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड थे। लेकिन
2019 आते आते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फर्म्स थी वो ऑलमोस्ट 14% रह गई हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो गिरावट हुई है। वहीं सर्विस सेक्टर में वही संख्या पहुंच के 16% हो गई है। अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की बात करें तो 1991 तक जो है 96% मार्केट शेयर था मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का, यानी उन्हीं का वर्चस्व था मार्केट पे, और सिर्फ 4% के पास शेयर था सर्विस सेक्टर का। और वहीं अगर 2019 की बात करें तो सर्विस सेक्टर ने ग्रो करके वही शेयर हो गया है 55% का, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वही शेयर कम होके हो गया है 45% का। तो अगर ये बताता है आप डिक्रीजिंग साइज कंसंट्रेशन ऑफ फर्म्स इन द सेंसेक्स, यानी कि लिबरलाइजेशन से पहले की जो लार्जेस्ट फर्म थी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर कितना था, और लिबरलाइजेशन के बाद यानी अगर हम 2019 की बात करें तो अब लार्जेस्ट फर्म्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो 1991 में ये कहता है कि जो टॉप फर्म्स थी यानी लार्जेस्ट फर्म थी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो अराउंड 20% था, 20% से भी ज़्यादा था। और वहीं जब 2019 की बात करते हैं तो वो मार्केट शेयर रह के कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 13% हो गया है, यानी कि लार्जेस्ट फर्म्स जो हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर कम हुआ है और छोटी छोटी फर्म्स जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ा है। अब अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की और फाइनेंशियल सेक्टर की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो अगर हम ये देखें कि 2001 से जो सेंसेक्स का डाटा अवेलेबल है उसमें अगर हम आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो ये 81% है, और उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे 2011 में भी 2019 में भी ये शेयर जो है बाकी सेक्टर से हमारा ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बताता है कि जैसे जैसे लिबरलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे नए सेक्टर जो हैं वो आए मार्केट में, सेंसेक्स में नए सेक्टर्स आए, और आज के टाइम पे जो है मार्केट को कॉमनली वो लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो फिगर थी लास्ट वो हमें बता रही थी कि शेयर कितना है। अगर हम बात करें उसकी बाय काउंट अगर हम बात करते हैं तो भी हम ये देख सकते हैं कि लगातार आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर का जो मार्केट में शेयर है वो लगातार ज़्यादा है बजाय कि दूसरे सेक्टर से। तो इसमें अगर हम बात करें ये बताता है कि ये तो रिवर्स ट्रेंड हो गया कि कैसे कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है वो अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहता है कि नई नई फर्म्स आती है मार्केट में, लेकिन यहाँ हम इन तीनों फिगर से देख सकते हैं, लास्ट वाली फिगर से देख सकते हैं कि आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया, तो ये देखा गया कि ये जो परसेंटेज शेयर बढ़ा है ये इसलिए नहीं बढ़ा है कि इस सेक्टर का वर्चस्व हो गया है, बल्कि इसलिए बढ़ा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं ज़्यादा हो गई हैं बजाय कि साइज के, यानी किसी खास पर्टिकुलर कंपनी का साइज बढ़ के ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में इनका वर्चस्व ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि नंबर ऑफ कंपनीज नई नई कंपनियां जो हैं वो आ रही हैं, इसलिए ये शेयर ज़्यादा है। अब इसने बात करी सेंसेक्स ने हरफिंदल इंडेक्स के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के और आईटी सेक्टर के बारे में। तो हरफिंदल इंडेक्स क्या कहता है, ये एनालाइज करता है डिग्री ऑफ कंपटीशन को, दो सेक्टर के बीच में कंपटीशन कितना ज़्यादा है और जो कंसंट्रेशन है दोनों सेक्टर्स में वो कितनी ज़्यादा है। अगर इसका स्कोर ज़्यादा है यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 के पार इसका शेयर पहुंच जाता है, स्कोर पहुंच जाता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मोनोपोली है फर्म्स की, यानी किसी कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट फर्म्स का ही मार्केट पे वर्चस्व होता है। और जैसे जैसे इसका स्कोर 0 के पास आता चला जाता है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और मार्केट का जो शेयर है फर्म्स का वो ऑलमोस्ट 0 के पास पहुंच जाता है। तो जैसे अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें या आईटी सेक्टर की बात करें, 2001 में जहां दोनों का शेयर ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर का 7,000 के पास स्कोर था और फाइनेंशियल सेक्टर का 6,000 के पास स्कोर था, वहीं अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड बताता है कि 2019 आते आते ये जो स्कोर है हमारा वो कम होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में क्या होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ना कि मोनोपोली बढ़ती जा रही है।
तो इससे तीन चीज़ें निकल के आई। पहला निकल के क्या आया? पहला निकल के आया कि पहले जो डोमिनेंट फर्म थी, जो सेंसेक्स में रहती थी लंबे टाइम पीरियड के लिए अराउंड 60 ईयर, वहीं अब घट के कितना हो गया? 1/5 हो गया है। दूसरा, इससे क्या हुआ? इससे इंडियन इकोनॉमी में नए नए सेक्टर्स आए, नए सेक्टर्स के साथ नई नई टेक्नोलॉजी आए, नए नए प्रोडक्ट आए, उनके सामने नए चैलेंजेस आए, स्मॉल फर्म्स और ज़्यादा निकल के आई, और इससे क्या हुआ? हमारे मार्केट में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिला, वेल्थ क्रिएट हुई। तीसरा क्या निकल के आया? तीसरा ये निकल के आया कि जो साइज है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फर्म्स का, वो भी रैपिडली क्या हुआ? श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, और मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है। और इसका ओवरऑल फायदा किसे हुआ? इसका ओवरऑल फायदा जो है वो कंज्यूमर्स को होता है, क्योंकि उन्हें वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, वो भी एक बेहतर लो प्राइस में। अब ये चैप्टर बताता है डिफरेंस बिटवीन प्रो बिजनेस एंड प्रो क्रोनी पॉलिसीज के बारे में। तो प्रो बिजनेस पॉलिसीज कौन सी होती हैं? देखो, प्रो बिजनेस पॉलिसीज में क्या होते हैं? फर्म compete करती हैं ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि ओपन मार्केट होती है और कोई भी फर्म आ सकती है और मार्केट में compete कर सकती है। वहाँ किसी खास प्राइवेट फर्म का वर्चस्व नहीं होता। वहीं प्रो क्रोनी में क्या होता है? सम इनकम्बेंट्स, कुछ फर्म्स होती हैं जो जिनको कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। सारे जो टेंडर्स होते हैं पहले, वो भी उन्हीं को मिलते थे जो कुछ प्राइवेट फर्म्स होती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है? हम ऑक्शंस के थ्रू रैंडमली एलोकेट कर देते हैं रिसोर्सेज को। तो प्रो बिजनेस में सेकंड क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन इन द इकोनॉमी इज एफिशिएंट वे में होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्शन के थ्रू होता है तो गवर्नमेंट को भी बेहतर प्राइस उस चीज़ का मिलता है, साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ता चला जाता है, और दूसरा फिर गवर्नमेंट उस पैसे को अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकती है, लाइक हेल्थ में, एजुकेशन में। और वहीं जो प्रो क्रोनी एक्टिविटीज़ थी उसमें रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है एफिशिएंट नहीं होता था, क्योंकि कुछ प्राइवेट फर्म्स ही ऐसी थी, कुछ खास इनकम्बेंट्स थे जिनका मार्केट में वर्चस्व होता था, और जो सारे रिसोर्सेज थे वो उन्हीं को एलोकेट किए जाते थे। तीसरा कहता है प्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ में सिटीजन्स वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड हो जाता है, क्योंकि नई नई फर्म्स जब आती हैं, इनोवेशन आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो चीज़ें जो है हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी होने से अलग अलग तरीके निकल के आते हैं किसी भी गुड्स को बनाने के, सर्विस प्रोवाइड कराने के, और मार्केट में कंपटीशन बढ़ने पर वही सारी चीज़ें जो है हमें बढ़िया क्वालिटी में कम दामों में मिलती हैं। वहीं अगर हम प्रो क्रोनी की बात करें तो वहाँ सिटीजन के वेलफेयर से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि मार्केट में हमारा जो कैप्चर है वो ज़्यादा है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे, क्योंकि कंज्यूमर्स को तो जो सर्विसेज और गुड्स है वो लेनी ही लेनी होती थी। अब इसमें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की डेफिनेशन बताई गई है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ब्रिंग्स नई इनोवेशन ये मार्केट में लेके आता है ताकि लोगों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सके। It brings new firms into the market which compete with existing firms and lower price for consumer, यानी कि नई नई फर्म्स लेके आता है। वो क्या करेंगी? जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके साथ compete करेंगी, और compete करने के बाद जो ओवरऑल गुड का और सर्विस का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और वो प्राइस कम किसको मिलेगा? वो मिलेगा कंज्यूमर्स को। अब इसमें बताया गया है कि कैसे रिसोर्सेज की जो एलोकेशन पहले होती थी, यानी प्रो क्रोनी में होती थी, प्रेफरेंशियल एलोकेशन होती थी रिसोर्सेज की, और अब जो ऑक्शंस के थ्रू होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है। तो उसमें सबसे पहले इसमें एक फैक्ट की बात की गई थी कि इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड, यानी हम 5वीं पोजीशन पे हैं कोल रिजर्व में। फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, एंड फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। तो इस सारे चैप्टर में हम मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल एग्जाम्पल्स बताए गए थे, लेकिन ओवरऑल ये क्या कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो पहले प्रेफरेंशियल शेयर में जो एलोकेशन होता था, या उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि जब ऑक्शंस के थ्रू आया तो क्या फ़र्क पड़ा। तो जो रेड है वो शो करता है कनेक्टेड कंपनी इंडेक्स, यानी कि जो पहले प्रेफरेंशियल जो एलोकेशन होती थी रिसोर्सेज की कुछ कंपनी को होती थी, तो हम देख सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा जो है इंडेक्स जो है वो कनेक्टेड कंपनी इंडेक्स का होता था। लेकिन जैसे ही 1991 के बाद से लिबरलाइजेशन शुरू होता है, तो उसके बाद 2010 के बाद हम देख सकते हैं जब 2G घोटाला
चला हुआ था, उसके बाद से जो एलोकेशन होना शुरू हुआ ऑक्शन के थ्रू, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कनेक्टेड कंपनीज इंडेक्स जो है वो लगातार कम होती जा रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। अब आरबीआई जो अब इस चैप्टर में बताया गया है विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि विलफुल डिफॉल्टर दो तरीके के होते हैं। पहला, एक ऐसी फर्म जो कि डिफॉल्ट करती है, आप किस में डिफॉल्ट करती है कि मान लो कोई फर्म कोई लोन ले लेती है, उसके बाद उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो सबसे पहला डिफॉल्ट तो तब करती है रीपेमेंट में। रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस उसकी जितनी होती है उसमें वो डिफॉल्ट कर देती है, यानी वो अपना इंटरेस्ट टाइम पे नहीं चुका पाती है, अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं पूरा कर पाती है, और वो भी कब? जब उसकी कैपेसिटी होती है पूरा करने की। सेकंड क्या कहता है? सेकंड, विलफुल डिफॉल्टर वैसी विलफुल डिफॉल्टर होती हैं जो कि लोन किसी और पर्पस के लिए लेती है, लेकिन उस जो मनी होती है उसका इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पस के लिए कर लेती है। तो अगर 2018 तक का ये डाटा है, 2018 के डाटा कहता है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उन्होंने कितनी वेल्थ हमारी ऑलमोस्ट खराब कर दी है, वो खराब कर दी है 1.4 लाख करोड़। यानी इतना ज़्यादा जो पैसा है हमारा वो ख़राब हो चुका है। इसको, जिस पैसे को हम किसी दूसरे सेक्टर में जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और जो है वेलफेयर सेक्टर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे, वो वेल्थ हमारी जो है वो ख़राब हो चुकी है। और इसमें भी विलफुल डिफॉल्टर में भी सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का शेयर है। तो अगर हम देखें कि इन्होंने कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है, तो विलफुल डिफॉल्टर ने ये वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है 136,000 ऑफ करोड़ की वेल्थ इन्होंने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है। और ये बताता है यूनियन बजट में एलोकेशन, यानी मनरेगा में हम 55,000 करोड़ एलोकेट करते हैं, फर्टिलाइज़र सब्सिडी में जो है 70,000 करोड़ जो है सरकार की तरफ से बजट घोषित किया जाता है। तो जो विलफुल डिफॉल्टर ने जितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है वो ऑलमोस्ट जो है फर्टिलाइज़र सब्सिडी की 2 गुना और मनरेगा की ऑलमोस्ट 3 गुना है, यानी इतनी वेल्थ उन्होंने जो है वो खराब कर चुके हैं। और ये जो वेल्थ है ऑलमोस्ट हमारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बराबर है, और अगर इतना ही पैसा हमारे पास और होता तो और हम वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकते थे, यानी इतना पैसा हमारा खराब हो गया। तो ये चैप्टर सिर्फ इतनी ही बात करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, thank you. If you like the video, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.